अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में फ़िज़िक्स क्लास 10 की न्यू बुक जो है उसके हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 से। उसका जो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है उसमें हमसे एक डेटा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ है। तो उसको हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि अ गर्ल थ्रो अ स्मॉल स्टोन इन अ लेक। एक लड़की ने एक पत्थर फेंका है और उसका जो पत्थर से ना बहुत सारी ना वेव्स बनी है। तो उसने ये नोटिस करा कि 10 वेव्स जो कि हैं 5 सेकंड के अंदर पॉन्ड के साइड तक पहुंचती हैं। तो हमारे एमसीक्यू से पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो कि है वेव्स की क्या होगी। एमसीक्यूज़ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स दिया हुआ था 10, ठीक है, और हमारे पास टाइम था 5 सेकंड। एज वी नो कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है एफ, उसका फार्मूला होता है 1/t। तो पहले हम 1/t मालूम कर लेते हैं, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। हमारे पास टाइम था 5 सेकंड। 1/5 हमारे पास आया है 0.2, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ वन वेव आई है 0.2 सेकेंड 0.2 हर्ट्स। अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वेव जो था वो 10 था, तो मैं इस 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि ये हमारे पास वन वेव की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि 10 वेव्स थी तो वो हमारे पास हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2। डेट्स में जो हमारे पास 10 वेव की फ्रीक्वेंसी आई है वो आई है 2 हर्ट्ज। सेकेंड एमसीक्यू से हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक कॉलम है, उसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के ना कॉलम बने हुए हैं। उसमें हमसे कहा जा रहा है कि वाटर वेव ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो इन तीनों में से किस में उसकी स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी, तो हम ये देख लेते हैं। अब क्योंकि इसमें हम पहले समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है और रिफ्रैक्शन में क्या होगा और डायफ्रैक्शन में क्या होगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब पानी की लहरें होती हैं वो आती हैं आगे किसी भी चीज़ से टकरा कर वो वापस चली जाएंगी। तो ये अगर आप लोगों ने कभी बॉल को फेंका हो, एग्जाम्पल हम इसको इस तरह समझते हैं कि कभी बॉल को दीवार पे दे मारे तो जिस स्पीड से वो जाती है उसी स्पीड से वो वापस आती है। तो इस रिफ्लेक्शन के अंदर हमारी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव्स, वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है, नो। ओके। अब आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सपोज कर लें ये ऑब्स्टिकल है या कोई भी मीडियम चेंज हो रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी वेव्स होती हैं ये आती हैं, इंटर होती हैं और हल्का सा बैंड हो जाती हैं। वो इंटर होंगी और बिल्कुल लाइट से स्लाइड से बैंड होती हैं। जब ये बैंड हो रही होती हैं तो इनकी बैंड होने से होता है क्या है कि वेव्स की स्पीड में फ़र्क आता है। कभी आप लोग सीबीयू वगैरह गए हों, आपने कभी चीज़ नोट करी हो कि लहरें बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट आती हैं और आते के साथ ही जब वो होती हैं डीप वाटर यानी कि गहरे समंदर की तरफ होती हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी स्लाइड होते होते उनकी जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है जैसे जैसे वो साहिल की तरफ आती जाती हैं और वो बिल्कुल हल्की सी भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड में चेंजेस आ रही हैं, इसकी स्पीड कम हो रही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे जो सी साइड होता है ना, उसमें यकीनन आप सब गए होंगे, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि साहिल की तरफ आते ही हमारी जो वेव्स होती हैं वो हल्की हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वेव्स की वो चेंज हो रही है। अब डायफ्रैक्शन में क्या है, जस्ट लाइक सपोज कर लें कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्स्टिकल है और लहरें हमारे पास आ रही हैं। तो जो लहरें आएंगी, कुछ इसमें दो चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, जस्ट लाइक इसमें रिफ्लेक्शन होगा कि लहरें कुछ टकरा के वापस चली जाएंगी यहाँ से जो ऑब्स्टिकल से टकरा रही, जिस स्पीड से आएंगी उस स्पीड से वापस भी चली जाएंगी, और जो इस गैप में से निकल के आगे की तरफ बहेंगी तो ऑब्वियसली इनको रास्ता मिल रहा है तो वो बिल्कुल उसी स्पीड के साथ वो बह जाएंगी। तो यहाँ पर भी हमारी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
तो अगर मैं इसको देखती हूँ अपने कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर नो, यस, नो, यानी कि हमारे पास रिफ्लेक्शन में नो है, रिफ्रैक्शन में यस है कि हाँ स्पीड चेंज हो रही है, और डायफ्रैक्शन में भी नो है। तो इस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है। एमसीक्यूज नंबर 3 के अंदर हमारे पास अगेन एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि हमें इसमें पहचानना है कि हमारे पास जो वेव्स हैं उनके साथ क्या होगा, ठीक है। विच डायग्राम शो व्हाट हैपन टू द वेव्स, सही है। तो यहाँ पर हम अपने सी साइड की एग्जाम्पल्स को लेते हुए समझते हैं, तो हम ईजिली समझ जाएंगे इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना इमेजेस ड्रॉ कर ली ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ। ये ग्रे कलर का अलग मीडियम है, वाइट कलर का अलग मीडियम है। ग्रे कलर का है वो डीप पे ओशन है, ठीक है। हम इसको समंदर की एग्जाम्पल से लेके समझेंगे कि ये गहरा समंदर है, शैलो ये हमारे पास यानी कि सहेले समंदर या हल्का समंदर है। तो हम ये बात जानते हैं कि जब मीडियम चेंज होता है तो वेव्स टर्न होती हैं। कभी भी अगर आप समंदर में देखें वेव्स बिल्कुल सीधी ब्लू कलर की जो है वो वेव्स हैं। पानी की लहरें कभी भी समंदर में सीधी आती हैं नहीं आती। तो डेट्स मीन कि ये हमारे पास फर्स्ट इमेज गलत हो गई है। सेकंड इमेज पर आते हैं। अगर आप देखें मीडियम ग्रे एंड अगेन दो अलग अलग मीडियम हैं, डीप एंड शैलो। तो सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो वेव्स टर्न हो रही हैं, बट वो टर्न कहाँ हो रही हैं, एक ही मीडियम के अंदर, जहाँ पे यानी कि शैलो मीडियम में, हल्के मीडियम में, समंदर के पास, साहिल समंदर के पास जाके वो टर्न हो रही है। जबकि ऐसा नहीं होता। हमें ये फिजिक्स की डेफिनेशन पता है रिफ्रैक्शन की, कि वो जब मीडियम चेंज होगा तभी उसी पॉइंट पर आकर वो लहरें चेंज होती हैं। तो इस एतबार से ये डायग्राम भी गलत साबित हो गई। अब हम आते हैं इस थर्ड इमेज पर। थर्ड इमेज पे देखिए कि हमारी लहरें सीधी सीधी आ रही थी ब्लू कलर की जो है। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ ये ग्रे कलर का, तो इन्होंने हल्का सा बैंड लिया है, उसके बाद दोबारा से वो अपने सीधी हो गई हैं। तो ऐसे ही होता है कि जब हमारे पास आ रही होती हैं लहरें, हल्का सा वो टर्न होती हैं, उसके बाद वो लहरें बिल्कुल सीधी सीधी आती हैं। तो उस हिसाब से हमारी डायग्राम नंबर सी सही होती है। फोर्थ डायग्राम में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगेन मीडियम चेंज हो रहा है। कभी भी आप लोगों ने ऐसा देखा कि लहरें टूट टूट के आगे की तरफ आ रही हो। पहले लहरें सही आई, फिर कुछ बीच में ब्रेक हो गई, फिर दोबारा लहरें आई। ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से हमारे पास ए, बी और डी गलत होता है, और हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है सी। एमसीक्यूज नंबर 4 में अगेन हमारे पास पिक्चर दी हुई है, जिससे हमारे पास हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो बैरियर हैं, और हमसे इसमें कहा जा रहा है कि वाटर वेव किस इफेक्ट के थ्रू, किस कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू वो पॉइंट बी तक पहुंचेगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डायफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसका जो असल आंसर है ना वो डिफ्रैक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं रिफ्लेक्शन में तो वेव्स टकरा कर वापस आ जाएंगी, इस तरह पॉइंट बी तक नहीं पहुंचेंगी। और रिफ्रैक्शन के अंदर जो कि ऑप्शन डी है, उसमें मीडियम का चेंज होना लाजमी है। इसमें कोई हमें पिक्चर में नहीं दिखाया हुआ कि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर है वो है डिफ्रैक्शन की। हमारे पास इसमें ऑब्स्टिकल दिए हुए हैं। वेव जो है अपनी सेम स्पीड के साथ उस गैप में से गुजरेंगी और गुजर कर पॉइंट बी तक पहुंच जाएगी। एमसीक्यू नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि वाटर वेव हैं वो पास हो रही हैं डीप रीजन से शैलो रीजन में, और हमें ये बताना है कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है वेव की जो हमसे सेम रहेगी। तो रिफ्रैक्शन में हम जानते हैं कि वेव जो होती है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी स्पीड में भी फ़र्क आता है। तो इस तरह ए और सी तो गलत हो गए। बी फ्रीक्वेंसी इसका सही आंसर है, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स है, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव। जितनी वेव आपकी डीप रीजन्स में होंगी उतनी ही हमारे पास शैलो में रहेंगी, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6 हमसे पूछा जा रहा है कि विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो वेव की कौन सी इसमें से खासियत नहीं है, तो इसका आंसर है मास। एमसीक्यू नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन एन ऑस्किलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड किस पॉइंट पर होगी। और इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में, यानी कि जब वो ऊपर से अपने मैक्सिमम पॉइंट से नीचे की तरफ आएगा तो वो अपनी हाई स्पीड में होगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है कि इन एन ऑस्किलेटिंग पेंडुलम द बॉब एक्सेलरेट फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जब वो सबसे अपने टॉप वाले मोस्ट पॉइंट पर होगा तो उसकी जो है वो एक्सेलरेट क्यों होगा। और इसका आंसर है डी ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटी जो होती है किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ खींचती है। तो इस लिहाज से वो अपने
एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सलेट होकर नीचे की तरफ आएगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर मीन पोजीशन कहाँ पर होती है। तो इसका आंसर है सी, द सेंटर ऑफ द बाउल। मीन के जब हमारी बॉल होगी वो हाई स्पीड में होगी, ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 10 है, ऑस्किलेशन आर डम्प ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। डम्प का मतलब हल्का हो जाना, वाइब्रेशन जो है वो हल्की हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। इसका आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स 10 का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।